आप शामिल कब हुए? क्यों हुए? क्या चीज़ आपको आकर्षित किया उसमें जाने के लिए? क्या चीज़ ने आपको वहाँ तक पहुँचाया? वो कहानी कैसे शुरू हुई? इलाज करने के लिए डॉक्टर बन गया था और साथ में अपना गुरीला साथियों को भी इलाज कर रहा था। तो जनता का इलाज आप कैसे कर सकते हैं? आपने डॉक्टरी की पढ़ाई की नहीं, कुछ किया नहीं, आप जनता का इलाज कैसे कर रहे थे? यानी फोर व्हील जैसे रोड के लिए विरोध होता था और बड़े-बड़े पुल पुलियों के लिए विरोध होता था। कभी लगा कि ये तो आदिवासी जो मर रहा है वो तो मेरा भाई है, ऐसा लगा कभी? अभी भी माओवादी विचारधारा रहेगा, लेकिन खून खराबा वाला नहीं। अभी आप भले पुनर्वास कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता नहीं ये पुनर्वास करने में बहुत देरी हो गई? 31 मार्च 2026 की तारीख जैसे-जैसे पास आ रही है, हमारे मन में यही सवाल उठ रहा है कि जो सशस्त्र माओवाद, सशस्त्र नक्सलवाद खत्म करने का दावा किया गया है, क्या वो सच में सामने दिखेगा? लेकिन इस सशस्त्र माओवाद को खत्म करने के लिए जो एक ऐतिहासिक दिन हमारे सामने आया था, वो था 17 अक्टूबर 2025 का, जब 150 से 150 से अधिक सशस्त्र माओवादी नक्सली हथियार सहित सरेंडर करने, पुनर्वास करने जगदलपुर पहुंचे थे। उन्हीं पुनर्वास करने वालों में से एक ऐसा नक्सल कमांडर भी था जिसने 50 से ज्यादा नसबंदी की। जो नक्सल ऑर्गेनाइजेशन में खासकर जो उत्तर बस्तर एरिया था, खासकर जो कंपनी नंबर 5 थी उनकी, उसमें डॉक्टर कमांडर के नाम से जाना जाता था, जो डॉक्टर के नाम से जाना जाता था। उसका नाम है जुगनू, संगठन में उसका नाम जुगनू। तो उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि कैसे वो नक्सल ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुए, क्या उनकी भूमिका थी और किस तरह सरेंडर कर चुके हैं और सरेंडर के बाद उनके विचार किस दिशा में जाने वाले हैं। तो चलिए एक बार बात करते हैं और चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहले संगठन में आपका नाम जुगनू, लेकिन रियल नेम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम कुंवर सिंह कवाची है। मैं कांकेर जिला दुर्गकोंदल ब्लॉक ग्राम उइकाटोला का रहने वाला हूँ। 2025 अक्टूबर में आपने सरेंडर किया, लेकिन ये तो आपके सरेंडर करने का समय था। आप शामिल कब हुए? क्यों हुए? क्या चीज़ आपको आकर्षित किया उसमें जाने के लिए? क्या चीज़ ने आपको वहाँ तक पहुँचाया? वो कहानी कैसे शुरू हुई? मैं 16 साल की उम्र में संगठन में भर्ती हुआ। 2007 में संगठन में भर्ती हुआ हूँ। हमारे गांव में पहले सीएनएम दल वाले आते थे, तो जल जंगल जमीन की जो संदेश देने के लिए वहाँ आते थे और उसी के हिसाब से नाच गाना चलाते थे। तो उसी से मैं आकर्षित होकर प्रेरित हो गया और संगठन में भर्ती हुआ हूँ। तो सीएनएम यानी चेतना नाट्य मंच, जो कि प्रतिबंधित संगठन है सीपीआई माओइस्ट का। तो जल जंगल जमीन के नाम से आपको उन्होंने भर्ती किया। लेकिन आपको कभी लगा कि ये जो तेलुगु लीडर्स हैं, क्या वो आते थे जल जंगल जमीन की बात करने या बस्तर के लोकल आदिवासी लीडर आते थे बात करने? वहाँ सब दोनों मिलकर आते थे और ज़्यादा जल जंगल जमीन उसको मिलाकर और अपना हक अधिकार के लिए लड़ने का बात भी कहते थे। ऐसे तो सभी लोग आते थे, बस्तर से भी मिलकर आते थे। नक्सल संगठन के अंदर आपको डॉक्टर के नाम से जाना जाता है, खासकर कंपनी नंबर 5 में। तो डॉक्टर बनना कैसे हुआ? क्या आपने कोई डॉक्टरी की पढ़ाई की? कैसे नक्सल ऑर्गेनाइजेशन में जाके सीखे? कंपाउंडर थे? क्या हुआ? कैसे आप वहाँ पे डॉक्टर बन गए? मैं एक चंपा नाम का एक लेडीज था, उसके साथ रहकर मैं देखता था हर रोज उन लोग नक्सली लोगों को ही इलाज नहीं करते थे, जनता को भी इलाज करते थे। तो यहाँ एक डॉक्टर नहीं है, तो यहाँ जनता के लिए डॉक्टर बनकर इलाज करने का बहुत अच्छा है। तो मेरे को भी इधर अच्छा लगा, अरे ये तो जनता के पास में कोई भी बाहर से डॉक्टर नहीं आते, तो हम लोग तो इलाज आप कर। जनता का इलाज करने के लिए डॉक्टर बने थे? जी, मैं जनता को ही इलाज करने के लिए डॉक्टर बन गया था और साथ में अपना गुरीला साथियों को भी इलाज कर रहा था। तो जनता का इलाज आप कैसे कर सकते हैं? आपने डॉक्टरी की पढ़ाई की नहीं, कुछ किया नहीं, आप जनता का इलाज कैसे कर रहे थे? यानी हम लोगों को ये वहाँ पर एक पुस्तक, छोटे से पुस्तक रखे थे, यानी हमारे बस्तर क्षेत्र में कौन-कौन सी बीमारी ज़्यादा आती है। असल में गाँव में असल में कैसे
बीमारी आती है और कौन-कौन सी बीमारी आती है, उसके बारे में अध्ययन करके पहले वाले लोग उन लोग लिखे थे, उसके हिसाब से हम इलाज करते थे। आप अभी बोले कि वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं आता था इसलिए आपको डॉक्टर बना दिए। डॉक्टर क्यों नहीं आता था कभी ये सोचे आप? यानी पहले वहाँ हम लोगों को बताया था, ऐसे जंगल क्षेत्र में कोई डॉक्टर आने का, जाने का इधर सरकार भी ध्यान नहीं दिया, इसीलिए हम लोग ऐसे करने से ठीक है, तो हमको जनता सपोर्ट भी करेगी। कभी पूछे आप अपने लीडर से कि ये जो गांव में आने की जो सड़क है उस सड़क को हमने बनने नहीं दिया या जो सड़क सरकार ने बनाई उसको नक्सल के जो लीडर्स हैं उन लोगों ने कटवा दिया, बम से उड़ा दिया, इसीलिए डॉक्टर डर के मारे नहीं आते थे क्योंकि उनके पास साधन भी नहीं था और बम से जो अटैक होते थे उसका डर भी था। ये कभी आप लोगों ने, आपके लीडर्स ने कभी बताया, इसके बारे में कभी कुछ सोचा? हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, वो यानी 4 व्हील जैसे रोड के लिए विरोध होता था और बड़े-बड़े पुल-पुलियों के लिए विरोध होता था, लेकिन डॉक्टर की कोई भी वहाँ पर खतरा नहीं है, बहुत सुरक्षा है, डॉक्टर, गुरुजी और ऐसे है यहाँ पर। आप अभी गुरुजी की बात कर रहे हैं लेकिन अभी हमने देखा कि लगभग 9 शिक्षादूतों की हत्या हुई थी पिछले 1.5 साल में। तो हम सभी जानते हैं कि नक्सल संगठन को गुरुजी और डॉक्टर से कितनी समस्या थी और डॉक्टर्स क्यों नहीं जाते थे। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कभी नक्सल ऑर्गेनाइजेशन में आपके लीडर्स ने कभी बताया कि हम सड़क को क्यों काटते हैं, सड़क को क्यों उड़ा देते हैं? ऐसा बातचीत तो होता था हम लोगों को, कम से कम रोड तो बनना ज़रूरी है। तो बोल रहे थे कि नहीं, इतना बड़ी-बड़ी रोड सड़क की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ कितना ज़रूरत है, छोटे-छोटे रोड उतने ही हमारे पास होने से ठीक है करके बोलते थे, तो हम भी मान लेते थे। अभी आप रायपुर आए, आप रायपुर में देखे होंगे कि एम्बुलेंस चलती है। एम्बुलेंस जो बड़ी होती है जिसके अंदर मशीन होती है, तो वो एम्बुलेंस चौड़ी सड़क के माध्यम से ही गाँव में पहुँचेगी और ग्रामीणों का इलाज करेगी। कभी आपको ये लगा नहीं कि बड़ी सड़क होगी तो आसानी से एम्बुलेंस पहुँचेगी, लोगों का उपचार होगी? तो आपको, जैसे आपको उन्होंने एक किताब पढ़ा के डॉक्टर बना दिया, ऐसे डॉक्टर के बजाय जो असली डॉक्टर होंगे उनकी आवश्यकता वहाँ पे ज़्यादा होगी, वो अच्छे से इलाज कर पाएँगे। ऐसा कभी कभी नक्सल संगठन ने कभी विचार नहीं करने दिया? नहीं, ऐसे तो विचार करते थे। हमारे यहाँ ही आकर डॉक्टर इलाज करने से अच्छा है, अंदर क्षेत्र में आने से ठीक है करके। लेकिन एक ये भी समस्या था कि वहाँ ये रोड, पुल, बड़ा-बड़ा पुल बनने से कैंप खुलेगा तो ये मुश्किल होगा करके इसके वजह से भी नहीं किए तो हम। कुल मिला के कि उनका जो नक्सल जो समूह है, जो ग्रुप है, उनकी अपनी जो पकड़ है गाँव में या उस एरिया में, वो खत्म मत हो जाए इसलिए कभी डॉक्टर के लिए सड़क नहीं बनने दी, डॉक्टर आने के लिए। ये तो सच है, ठीक है। अब मैं दूसरी चीज़ बताता हूँ कि एक समय आप कब 2007 में जुड़े। 2007 का वो दौर था जब वहाँ पर बड़ी संख्या में सलवा जुडुम और ये सब चीज़ आया, फिर वो खत्म हो गया। लेकिन वहाँ पर ये देखा गया कि बड़ी संख्या में जो स्कूल थे, उसको नक्सलियों ने तोड़ दिया। बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी जो केंद्र थे, उसको नक्सलियों ने तोड़ दिया। स्वास्थ्य केंद्र थे, उसको भी नक्सलियों ने तोड़ दिया। ये हमने रुपेश जी और सोनू दादा से जब इंटरव्यू किया, उनको भी हमने फ़ोटो दिखाए। उन्होंने कैमरे में माफ़ी माँगी उसके लिए। तो आपने कभी नहीं सोचा कि इस तरह की घटनाएँ हुई, अपने लीडर से पूछें कि ये सब हम क्यों करते हैं? हमारे आदिवासी जो बच्चे हैं बस्तर के, उनके पढ़ने की जगह, उनके उपचार की जगह को हम तोड़ क्यों रहे हैं? कभी ऐसा पूछने की कोशिश की आप? नहीं, ऐसे तो बातचीत नहीं हुआ और उसके बारे में मेरे को ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। कभी लगता है कि इतने सारे जो नक्सल, ये तो मानते होंगे ना कि नक्सल संगठन में जो हिंसा की घटना हुई, कई लोग मारे गए। तो मारे जो लोग गए, क्या उनके लिए कभी लगता है कि हाँ, लोगों को मारना नहीं चाहिए था? उसके लिए कभी मतलब अंदर से वो फ़ील होता है कि हाँ, ये चीज़ नहीं होना चाहिए था? अंदर से महसूस होता है, कुछ गिल्टी फ़ील होता है अंदर से, कुछ ऐसा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था? ये तो सब लोगों को है, सब लोगों को जान से प्रेम है और ऐसा नहीं होना है। ऐसा हुआ है, हमारे बीच में भी चर्चा होता था तो हम लोग सोचते थे और मैं भी सोचता हूँ कि ऐसे ना हो, ऐसे नहीं होना है, खून खराबा नहीं करना है करके। उसके बाद भी आंकड़े बताते हैं लगभग 14,000 लोग पिछले 25 साल में मारे गए हैं।
तो 14,000 जिसमें माओवादी भी हैं, जिसमें सुरक्षा बल के जवान हैं जो बलिदान हुए हैं, जिसमें ग्रामीण भी हैं, खासकर बस्तर के वो आदिवासी हैं जिनको बचाने की बात नक्सल संगठन करता था। कभी लगा कि ये तो आदिवासी जो मर रहा है वो तो मेरा भाई है, ऐसा लगा कभी? हाँ, ऐसे तो लगा है मेरे को भी। तो ऐसा नहीं होना है। उधर भी तो पुलिस में भी तो भाई लोग हैं और इधर भी तो हम भाई-भाई हैं। तो ऐसा नहीं होना है करके मैं तो तो सोच रहा कभी आपने कभी अपने सीनियर लीडर से बात करने की कोशिश की कि हमको मारना नहीं चाहिए किसी को? हाँ, ऐसे तो मारना नहीं चाहिए करके वहाँ का परिस्थिति के हिसाब से वो कहीं कहाँ जानबूझ के भी हुआ है, कहीं के उसके हिसाब से वहाँ का परिस्थिति के हिसाब से भी वहाँ घटना आपके नक्सल संगठन का एक सीनियर लीडर था जिसने सरेंडर किया, सब्यसाची पंडा, नाम सुने हैं आप? हाँ, मैं सुना हूँ उड़ीसा में हाँ, सरेंडर किया है और उधर था। हाँ, तो कभी नहीं सब्यसाची पंडा ने सरेंडर करने के बाद बताया, और भी कई नक्सलियों ने बताया कि उनके आंख के सामने कई लोगों को सिर्फ जानबूझ के ये पुलिस इन्फॉर्मर है, मुखबिर है बोल के कई लोगों को मार डालते थे। तो कई लोगों को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उनको नक्सलियों से दुश्मनी थी। वो कोई पुलिस इन्फॉर्मर नहीं थे, लेकिन भय बनाने के लिए मार दिया गया। ऐसी कोई घटना आपके सामने भी आई? मैं ऐसे वाला तो घटना नहीं देखा हूँ और ऐसे नहीं होना चाहिए और जो अगर ऐसा लोग यहाँ हुआ है तो आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा हुआ है तो जिन लोग ऐसा किए हैं वो तो माफी जरूर मानना है और गलती मानना ही पड़ेगा। नक्सल संगठन के अंदर कंपनी नंबर 5 में आप थे। कंपनी नंबर 5 लगभग अब खत्म हो चुकी है। या तो उसमें जो लोग थे वो एनकाउंटर में मारे गए हैं या तो सरेंडर कर चुके हैं, आपके साथ पुनर्वास कर चुके हैं। लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो नक्सली विचारधारा को, माओवादी विचारधारा को सही मानते हैं। अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो भारत की गांधीवादी विचारधारा और भारत के लोकतंत्र, क्योंकि माओ जो था वो तो लोकतंत्र को नहीं मानता था। अभी ये तो आपको बताया गया है कि नहीं कि माओ लोकतंत्र को नहीं मानता था? हाँ, माओ तो लोकतंत्र को नहीं मानता था। तो आप अभी सरेंडर करने के बाद माओ को मानते हैं कि माओ के तंत्र को मानते हैं कि लोक के तंत्र को मानते हैं, मतलब भारत के लोकतंत्र को कि चीन के माओ तंत्र को? मैं भारत के लोकतंत्र को मानता हूँ। तो माओवादी विचारधारा अभी भी आपके अंदर बची है, रहेगी, आगे भी बढ़ेगी, या उसको हटा के अब आप गांधीवादी विचारधारा, भारत की विचारधारा की तरफ जाएंगे? नहीं, अभी भी माओवादी विचारधारा रहेगा लेकिन खून खराबा वाला नहीं, जो देश का लोकतंत्र चल रहा है उसके हिसाब से आगे बढ़ेगी। तो माओ माओ तो लोकतंत्र को मानता ही नहीं था, आप कैसे लोकतंत्र को मान सकते हैं माओवादी विचारधारा के साथ? यानी हम लोग जब सोचे हैं ना जो हथियार को छोड़ दिए हैं तो उतना तक का है उसका भी छोड़ देना। जो असली विकास क्रम उसके यहाँ भी है उसे पकड़ कर ही हम यहाँ भारत का लोकतंत्र के साथ तो मिलकर आप अपने क्षेत्र में अब एम्बुलेंस, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, आंगनबाड़ी, बच्चों का विकास, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सब चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? ये सब चाहते हैं और पार्टी भी ये सब चाह रही थी और अभी भी हम सब लोग चाह रहे हैं ऐसा विकास हो करके। एक अंतिम सवाल कि आप डॉक्टर के नाम से थे, उसमें डॉक्टर का काम करते थे। क्या आपको कभी ये नहीं लगा कि हम जो काम कर रहे हैं, अगर इसके बजाय अगर हम भारत के लोकतंत्र के साथ मिलकर, सरकार के साथ मिलकर अपने ग्रामीणों को बिना मारे, बिना बंदूक के, बिना उनकी हत्या किए, बिना जन अदालत लगाए, बिना निर्दोष आदिवासियों को मारे बिना, निहत्थे ग्रामीणों को मारे बिना उनका विकास अगर करें, तो ज़्यादा बेहतर होगा। बजाय अभी आप भले पुनर्वास कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता नहीं ये पुनर्वास करने में बहुत देरी हो गई? हाँ, ऐसे तो मैं सोच रहा हूँ। ऐसे खून खराबा बगैर भारत यहाँ सरकार के साथ मिलकर काम करने से ठीक है करके मैं भी सोच रहा हूँ और आगे भी ऐसे सोचने का है। तो आगे अब सरेंडर कर चुके हैं, पुनर्वास कर चुके हैं, बस्तर के विकास के लिए आपकी सोच क्या है? कैसे होना चाहिए बस्तर का विकास? जो यहाँ बड़े-बड़े शहरों में जो चल रहे हैं बड़ा-बड़ा स्कूल, हॉस्पिटल चल रहे हैं, वहाँ भी ऐसे पहुँच सके। तो बड़े स्कूल और बड़े हॉस्पिटल के लिए तो अब चौड़ी सड़कें चाहिए होंगी, तो कैसे करेंगे? वहाँ का हिसाब से तो बनाना ही पड़ेगा। चौड़ी सड़क तो उसके हिसाब से बनाना पड़ेगा ना।
चलिए ठीक है जुगनू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अ, जैसा कि हम अभी इस पूरी बातचीत को देख ही रहे हैं, समझ रहे हैं और इस चीज को भी समझ रहे हैं कि कैसे नक्सल संगठन ने लंबे समय तक सड़कों को काटे रखा, सड़कों को उजाड़े रखा, गांव तक डॉक्टर्स नहीं पहुंच पाए, गांव तक शिक्षक नहीं पहुंच पाए, शिक्षा दूत पहुंचे उनकी हत्या कर दी गई, डर के कारण डॉक्टर्स नहीं पहुंच पाए। और जुगनू जैसे जो कि खुद एक, मैं कहूंगा कि नक्सल विचारधारा के शिकार बने और उनको डॉक्टर के रूप में एक किताब देकर पढ़ाकर पकड़ा दिया गई कुछ दवाइयां और बोला कि ग्रामीणों का इलाज करो, और जो डॉक्टर्स थे उनको पहुंचने नहीं दिया गया। ये थी बस्तर में नक्सलवाद की सच्चाई। ऐसी ही एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स, ऐसी ही एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज देखने के लिए देखते रहें द नैरेटिव।